दूंगा इन सभी सम्मानित बुजुर्गों, युवाओं और साथियों को, बच्चों को। देखिए, देश में आज आजादी मिलने के बाद से लगातार जो हमारे हक अधिकार को लेकर के संविधान में जो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, जब देश आजाद हुआ और देश का संविधान बना, उसके बाद से जब देश में संविधान लागू हुआ, तब हमारे लोगों को कुछ अधिकार, कुछ अवसर, कुछ सुविधाएं मिलना शुरू हुई। उसी संविधान की बदौलत, उसी अधिकारों की बदौलत या रिजर्वेशन की बदौलत आज हमारे समाज से कुछ लोग निकल करके नौकरियों में गए, व्यवसाय में गए, पढ़े लिखे, एजुकेशन दे रहे। क्या ये सब आजादी से पहले या जब देश में संविधान लागू नहीं था, उससे पहले क्या ये सब अधिकार थे? उससे पहले अगर सच पूछा जाए तो हमने देखा तो नहीं है कि जो देख सकें, लेकिन जो हम सुनते आए और जो किताबों में पढ़ते आए कि हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थलों में जाने का अधिकार नहीं था। आज भी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी डेली हजारों खबरें आती हैं। कहीं हम मंदिर में, हमारे समाज का कोई जाता है तो उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, कहीं मूंछ रखने पर शोषण होता है, कहीं चश्मा पहनने पर, कहीं अच्छा जींस पहनने पर शोषण होता है। तो इस सबको, शोषण को अगर रोकना है, इस अत्याचार को खत्म करना है, तो उसके सबसे पहले जरूरी है कि जो पूरा ओबीसी, एससी, एसटी और पसमानदा मुस्लिम जो बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ये सभी वैचारिक रूप से संगठित होने का प्रयास करें। केवल राजनीतिक संगठन बनाने से ये अत्याचार खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीतिक जो संगठन है वो स्वार्थ पूर्ति के लिए है, नेताओं का संगठन है कि भाई उन्होंने देखा कि अगर हम दो नेता ओबीसी एससी के मिल जाते हैं तो वोट मिल जाएगा, हम सरकार बना लेंगे। सरकार तो बन गई, लेकिन हमारे लिए क्या हुआ? हम तो जमीन पे हैं, हम यहाँ, हमें क्या चाहिए? हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, नौकरियां चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। जो भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए। इंसान को इंसान के समान जो दर्जा मिलना चाहिए, हमें वो चाहिए। ठीक है? तो इसलिए बाबा साहब ने भी ये कहा था कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उसकी राजनीतिक जो विरासत है या जो राजनीतिक जड़ें हैं वो स्थायी नहीं रह सकती, राजनीति स्थायी नहीं रह सकती, सत्ता स्थायी नहीं रह सकती है। तो आज देश में ओबीसी, एससी, एसटी और पसमानदा को मिला दिया जाए तो हमारी आबादी 90% से ऊपर है, और देश में वो लोग शासन कर रहे हैं जिनकी आबादी 10% से भी कम है। मानव साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन वोट तो हमारा ही है और राज भी उन्हीं का चल रहा है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, शोषित में ललकारा है, 90 भाग हमारा है। तो क्या वास्तव में आपको लगता है कि हमें 90 भाग छोड़िए जो हमारा हक है वो मिला है? नौकरियों में रिजर्वेशन को क्या वास्तव में पूरी तरह लागू किया जाता है? हमें जहां पर 100 में अगर 20 सीट मिलनी चाहिए तो वहां हमें 5 मिलती है, 2 मिलती है, 3 मिलती है, 1 मिलती है, 7 मिलती है, 10 मिलती है, 20 नहीं मिलती है। और उन लोगों को एक तो असंवैधानिक तरीके से जो उनके लिए रिजर्वेशन लागू किया गया, पहले से ही जाति आधारित रिजर्वेशन था। अभी आप देखिएगा राजस्थान सरकार ने 4 दिन पहले एक निर्णय लेते हुए जो देवस्थान के देवभूमि, कोई ऐसा नाम है बोर्ड का, देवराज बोर्ड है, क्या बोर्ड है वो, देवस्थान बोर्ड, सॉरी देवस्थान बोर्ड के मंदिरों में अहीर, जाट, मेघवाल, मीणा, पटेल और पलाई, यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी जातियों के पुजारी नियुक्त किए। तो कथित एकाधिकार समझने वाले लोगों ने विरोध शुरू कर दिया कि ये लोग पुजारी कैसे बन सकते हैं। भाई जब वोट लेना हो तब तो हम हिंदू हैं,
और जब मलाई खाने का नंबर आता है तो हम गड़िया कोई कुर्मीदानों को जाचक पाती बेगवाल बन जाते हैं। तब हम हिंदू क्यों नहीं होते? सवाल ये है कि अगर हम हिंदू हैं तो हमारा मंदिर में पुजारी बनने का विरोध क्यों है? हमें भी अधिकार है। आपसे अच्छा अगर मंत्र न पढ़े तो आप हमें बर्खास्त कर दीजिए। भाई मंत्र पढ़ने का ही सवाल है, पूजा कराने का सवाल है। आपसे ज्यादा साफ सफाई न रखें तो आप बर्खास्त कर दीजिए, विरोध करिए। लेकिन अगर आपसे ज्यादा हम साफ सफाई रखते हैं, आपसे अच्छा मंत्र पढ़ते हैं, आपसे ज्यादा हम ज्ञान रखते हैं, आपसे ज्यादा खुद भी साफ सुथरे रहते हैं, तो फिर विरोध क्यों? नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो, अगर आप कहते हो कि सब हिंदू है, हिंदू एकता होनी चाहिए, सारी चीजें, तो ये समझने का सवाल ये है कि हमारे लोगों को किस तरह गुमराह करके हमारे हकों पर डाका डाला जाता है। हम किसी धर्म की बात नहीं करते। कौन इंसान के धर्म को मानता है, किसको पूजता है, वो उसका निजी मसला है। संविधान ने उसको अधिकार दिया है आस्था रखने का, धर्म में जाने का, सेवा करने का। लेकिन हमारा ये सवाल है वो अपने हक को लेकर है, अपनी रोटी को लेकर के, अपनी जमीन को लेकर के है, और अपने आने वाली नस्लों के जो भविष्य है उसकी चिंता को लेकर के है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि भाई देश में सभी जातियों की आप गिनती कराओ। पहले किस जाति की संख्या कितनी है, उसके बाद आंकड़ा निकालो कि किसको अब तक कितना मिला है, जो आपको मिलना चाहिए था मिला या नहीं, एजुकेशन में उनका स्टेटस क्या है, नौकरियों में उनकी स्थिति क्या है, जमीनें उनके पास कितनी, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो आंकड़ा आप तैयार करो, आंकड़े के आधार पर नौकरियों में, कार्यपालिका में, विधायिका में, मीडिया में, न्यायपालिका में, जमीनों में, संपत्ति में, सत्ता में, हर जगह जिनको नहीं मिला है उनको उनका हक दो। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप किसी की हिस्सेदारी छीन करके हमें दो। हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं। हम ये कहते हैं कि काउंटिंग करा करके संख्या के अनुपात में अगर ब्राह्मण 10% है, 15% है, 50% है, 1% है, ठाकुर 20% है, बढ़िया 50% है, और हम जो है ओबीसी SC ST वाले 2% है, तो हम 2% ले लेंगे। लेकिन लेंगे कब? जब आंकड़ा आप पेश करोगे तब। ऐसे नहीं, हमें पता तो चले, देश को पता तो चले किसकी कितनी संख्या है और किसको कितना दिया जा रहा है। जो अवैध कब्जा किए बैठे लोग हैं, तो इसलिए ये जरूरी है कि जातियों को गिना जाए। एक तरफ आप बगैर आंकड़ों के 7 से 8% लोगों को 10% गरीबी के नाम पर, आर्थिक आधार के नाम पर, जबकि जिसकी संख्या ही 10% नहीं है उसमें 10% गरीब कहां से आएंगे? किसी भी समाज की अगर संख्या 10 है तो उसमें गरीब 1, 2, 3 होंगे, 10 तो नहीं होंगे। तो आपने 10% किस आधार पर दे दिया? तो इन्हीं सभी चीजों की मांगों को लेकर की यात्रा हम लोग चला रहे हैं। 25 अगस्त 2022 से इसको शुरू किया है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में 26 मई से इसकी शुरुआत इटावा से की है और 17 फरवरी 2024 तक ये चलेगी। 17 फरवरी 2024 की यात्रा के समापन के दिन से हम लोग स्थायी आंदोलन की शुरुआत करेंगे लखनऊ में। तो अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या जाति जनगणना होनी चाहिए? आपको लगता है कि सभी को, जो इस देश में लोग रहते हैं, जो भी समाज के लोग, सबको जो उसका हक बनता है, किसी भी समाज का, उसको न्यायिक तरीके से उसका हक मिले? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाई इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, ठीक है? कोई भी समाज का हो, भले ही वो हमारा विरोध करता हो, हम उसके लिए कहते हैं कि इंसाफ उसको भी मिले। क्योंकि हम संविधान को पसंद करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब कांशीराम, पेरियार, फुले, अम्बेडकर, मंडल, इनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें बेईमानी करना, किसी से अपमानित करना नहीं सिखाया है। हमारे महापुरुषों ने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया है, इंसाफ का पाठ पढ़ाया है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया है और संघर्ष करना सिखाया है। तो इसलिए अगर न्यायिक बंटवारा होना है तो इसके लिए आंकड़े जरूरी है। तो इसी को लेकर के हम ये पूरा आंदोलन, ये मूवमेंट खड़ा करने का एक प्रयास कर रहे हैं। और आज आपके गांव में आए, आप लोगों ने हमारी इस बात को सुना, इसके लिए आपका आभार। जय भीम, जय मंडल, जय शमदान। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय शमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी
इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें, यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।